हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की चैप्टर 7 लेकर, अर्थात अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। इसके अंतर्गत हम कृषि क्षेत्र, सिंचाई, जैविक खेती इत्यादि क्षेत्र को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। कृषि में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालें। यदि हम फसल क्षेत्र की भागीदारी जीएसडीपी स्थिर भाव में देखें तो हमें ज्ञात होता है कि 29,72,460 लाख रुपए अनुमानित है। स्थिर भाव अर्थात 2011-12 के आंकड़े, जिसे मैंने पहले ही बता दिया है। यदि हम इसे प्रतिशत में देखें तो 9.67% है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर की बात करें तो 4.27% है। यदि फसल बीमा योजना अंतर्गत 2023-24 खरीफ फसल में देखें तो कितने कृषकों ने बीमा कराया, तो यह संख्या 14,82,359 है। वहीं राज्य में अब तक 3,872 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। राज्य में वर्तमान में यदि कृषि उपज मंडियों की बात करें तो 69 है, वहीं उप मंडियों की बात करें तो 121 है। यदि हम छत्तीसगढ़ की कुल कितनी कृषि जनसंख्या है या कृषि पर निर्भर जनसंख्या है, इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भू अभिलेख 2021 के अनुसार प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या 40.10 या 11 लाख है, जिसमें से सीमांत कृषक 24.34 लाख है, वहीं लघु कृषक 8.80 लाख है, वहीं दीर्घ कृषक 6.97 लाख है। याद रहे, आपसे यहाँ से क्वेश्चन किनकी संख्या सबसे अधिक है यह पूछी जा सकती है, तो आपको याद होना चाहिए कि सीमांत कृषक की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद में लघु और उसके बाद में दीर्घ। यदि हम इनमें से देखें तो 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी से कृषक आते हैं। आगे अगर हम बात करें जैविक खेती पर, उससे पहले जैविक खेती को समझे कि जैविक खेती होती क्या है। कृषि की वह विधि जो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग या फिर न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है, उसे ही जैविक खेती कहा जाता है। अर्थात वहां पे उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग ना के बराबर होता हो। याद रखें, प्रदेश के 5 जिले पूर्ण जैविक जिले घोषित किए जा चुके हैं। इसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद है। वहीं यहाँ के प्रमुख जैविक बॉन्ड को अगर देखें तो चांगो राइस, बासाझाल राइस, मैकाल्स नेचर्स है। पीजीएस प्रमाणीकरण 2024-25 के तहत यदि जैविक खेती को देखें तो ज्ञात होता है 21,942 किसान लगभग 12,200 हेक्टेयर भूमि पर पीजीएस प्रमाणीकरण के तहत जैविक खेती कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। यह आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और उससे भी ज्यादा कितने जिले पूर्ण जैविक जिले घोषित किए जा चुके हैं, यह आंकड़े भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यह याद रखिएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को 5 बार राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक 3 बार धान के उत्पादन के लिए और 1 बार दलहन उत्पादन के लिए और 1 बार व अंतिम रूप से समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया जा चुका है। इसमें धान के उत्पादन के लिए वर्ष 2010-11, 12-13 और 13-14 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। वहीं दलहन उत्पादन में वर्ष 2014-15 वित्तीय वर्ष के लिए और समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया जा चुका है। याद रखें, समग्र खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है और इसमें राशि स्वरूप 5 करोड़ रुपए दी गई है। अब एक नजर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं पर बात करें तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन है, जो वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई है। वहीं केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की गई है। एक बात और है, जिले के 5 जिलों को पूर्ण जैविक खेती वाले जिले घोषित किए गए हैं। वहीं से 22 जिलों के एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम जैविक फसलें की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जैविक फसलें हैं। तो राज्य में धान की सुगंधित किस्में अगर बात करें तो बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल,
मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली गिलास, तिल कस्तूरी है। वहीं मक्का एवं लघु धान्य फसल की बात करें तो कोदो कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा है। वहीं दलहन तिलहन फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल है। इसके अतिरिक्त मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पर यदि एक नजर डालें तो ज्ञात होता है प्रदेश की कुल 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित की जा रही है, जिसमें बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सक्ती और रामानुजगंज, बलरामपुर में संचालित है। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यदि हम आदर्श मंडी की बात करें तो प्रदेश में कुल 5 स्थापित की गई है और ये धमतरी, कवर्धा, कुरूद, मुंगेली और राजनांदगांव में है। अब एक नजर राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ई-नाम पर डालें। यह राज्य स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है। इसका विकास भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। यदि हम इसकी उद्देश्य की बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषक उपज बाजार बनाना है। इसके साथ ही कृषि उपजों की खरीदी बिक्री में कृषक और व्यापारियों के मध्य के बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना है। अर्थात बिचौलियों का जो हस्तक्षेप कृषि क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है उसे अब कम करना है। एक बात ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ के कुल 20 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें पहले संख्या 14 थी। आइए इस पर एक नजर डालें। पहले हम 14 कृषि उपज मंडियों की बात करेंगे, फिर 6 कृषि उपज मंडियों की बात करें तो 14 कृषि उपज मंडियों को 3 चरणों के तहत जोड़ा गया है, जिसमें पहले चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा था और यह 19/10/2016 में जोड़ा गया है। दूसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर और जगदलपुर को। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ है, जिसे 8/4/2017 में जोड़ा गया है, अर्थात 8/4/2017 को जोड़ा गया है। वहीं 6 कृषि उपज मंडियों को चौथे चरण के तहत कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर, जसपुर को जोड़ा गया है। यह मार्च 2023 में जोड़ा गया है। अब एक नजर किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण पर डालें तो हमें ज्ञात होता है कि बिचौलिया तंत्र को समाप्त कर कृषक अपने कृषि उपज को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सके, इसीलिए इस योजना को लाया गया है। प्रदेश में अधिसूचित किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण की बात करें तो 9 है। इसके तहत क्रय विक्रय प्रारंभ किया गया है, जिसमें धमतरी अप्रैल 2017 से, वहीं राजनांदगांव की बात करें तो जनवरी 2020 से, बेमेतरा की बात करें तो मार्च 2020 से प्रारंभ किया गया है, जिसका लोकार्पण रायपुर नया एवं पुराना मंडी दोनों ही नवंबर 2019 की स्थिति में और बिलासपुर, बरमकेला, चिखली में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वहीं बैकुंठपुर में कार्यवाही प्रगतिरत है। यदि फसलों का रकबा एवं उत्पादन 2023-24 की स्थिति में देखें, रकबा अर्थात बोया गया क्षेत्र, तो प्रमुख फसलों के अंतर्गत यदि बोया गया क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में देखें तो धान है जो कि 4,348,000 हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं चना 253,000 हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं गेहूं 150,000 हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं लाख या तिवड़ा 149,000 हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं मक्का 1,33,000 हेक्टेयर में बोया गया है। ध्यान रखें, इसका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्रम अरेंज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। वहीं इसके अंतर्गत अगर सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, जैसे अनाज के अगर अंतर्गत सर्वाधिक कौन सा बोया गया क्षेत्र है बोले तो धान का है। वहीं दलहन के अंतर्गत चना का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। वहीं तिलहन के अंतर्गत राई, सरसों का क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है। वहीं एक नजर प्रमुख फसलों के उत्पादन पर डालें तो हमें ज्ञात होता है कि धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, अर्थात धान 11,048 उत्पादन हुआ है 1000 मीट्रिक टन में। वहीं मक्का का उत्पादन 418,000 मीट्रिक टन हुआ है। वहीं गेहूं का 210,000 मीट्रिक टन, वहीं चना का 209,000 मीट्रिक टन, वहीं मक्का का 160,000 मीट्रिक टन। अगर वहीं लाख और तिवड़ा की बात करें तो 98 अर्थात 98,000 मीट्रिक टन
हुआ है। यह क्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि किसका उत्पादन सबसे अधिक और किसका सबसे कम है। यदि सर्वाधिक उत्पादन की बात करें अनाज के क्षेत्र में तो धान का हुआ है, दलहन की क्षेत्र में बात करें तो चना, वहीं तिलहन की बात करें तो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। अब एक नजर कृषि या फसलों का शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्रफल पर डालें। 2023-24 की स्थिति में प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 141.27 लाख हेक्टेयर है, जिसमें यदि हम बोया गया क्षेत्रफल की बात करें अर्थात शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो 46.16 लाख हेक्टेयर है। वहीं एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल की बात करें तो 9.07 लाख हेक्टेयर है। वहीं कुल बोया गया क्षेत्रफल की बात करें तो 55.23 लाख हेक्टेयर है। अब ध्यान रखें, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किसी एक हेक्टेयर क्षेत्रफल पर या एक कृषि क्षेत्रफल पर वर्ष में एक बार यदि एक फसल बोई जा रही है तो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहते हैं। यदि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल पर या एक कृषि क्षेत्रफल पर एक वर्ष में एक से अधिक बार अगर उसमें फसल बोई जाती है तो उसे एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कहा जाता है। यदि जिलेवार शुद्ध या निरा बोया गया क्षेत्रफल बात करें 33 जिलों में, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक महासमुंद में और न्यूनतम नारायणपुर में। वहीं जिलेवार सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल की बात करें 33 जिलों में, मतलब एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक बेमेतरा में और न्यूनतम नारायणपुर में देखने को मिलता है। अब एक नजर उद्यानिकी फसलों का रकबा और उत्पादन का क्रम देखें अर्थात रैंक देखें वर्ष 2024-25 की स्थिति में। यहाँ पे सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसलों की बात करें तो रकबा में अगर हम रैंक देखें तो सब्जी पहले स्थान पर, फल दूसरे स्थान पर, वहीं मसाला तीसरे स्थान पर, पुष्प चौथे स्थान पर और औषधि एवं सुगंधित फसल का रैंक 5वें स्थान पर है। यदि उत्पादन मीट्रिक टन में देखें तो सब्जी का उत्पादन पहले स्थान पर सबसे टॉप में रहा है, वहीं फल दूसरे स्थान पर, मसाला तीसरे स्थान पर, पुष्प का चौथा स्थान और औषधि और सुगंधित फसलों का 5वां स्थान रहा है। वहीं उत्पादकता में रैंक देखें तो सब्जी पहले स्थान पर, यहाँ पे सब्जी में ने सभी स्थानों पर बाजी मारी है और फिर फल तीसरे स्थान पर, मसाला 5वें स्थान पर और पुष्प दूसरे स्थान पर और औषधि एवं सुगंधित फसल का चौथा स्थान रहा है। अब एक नजर जल संसाधन पर डालें। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा अगर बात करें तो ज्ञात होता है 48,296 मिली घन मीटर है। वहीं जल उपयोग में जो लाया जा सके 41,720 मिली घन मीटर है। वहीं भूगर्भिक जल की मात्रा की बात करें तो 11,630 मिली घन मीटर है। इसमें से 49.50% उपयोगी है। वहीं भूजल सुरक्षित श्रेणी यदि वर्ष 2017 के अनुसार देखें तो 116 विकासखंड में है। कुल 146 विकास के अनुसार या इनमें से। वहीं आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी की बात करें तो 24 विकासखंड आते हैं और पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी की बात करें तो 6 विकासखंड आते हैं। अब एक नजर सिंचाई संसाधन पर डालें तो ज्ञात होता है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जो प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता में वृद्धि की अगर हम बात करें तो 21.76 लाख हेक्टेयर है। राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। याद रखें, ये राज्य निर्माण के पश्चात की बात कर रहा है और प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो 39.27% है। यदि निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की बात करें, याद रहे ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि निर्मित की स्थिति में देखें तो 8 वृहद परियोजना है, वहीं 38 मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, वहीं 2514 अर्थात 2514 लघु सिंचाई योजनाएं हैं, 30 नलकूप योजनाएं हैं और 897 एनीकट योजनाएं हैं। यदि निर्माणाधीन की स्थिति में देखें तो 4 वृहद सिंचाई योजनाएं हैं और मध्यम में एक भी नहीं है। वहीं लघु सिंचाई योजनाओं की बात करें तो 365 है। वहीं नलकूप योजनाओं की बात करें तो केवल एक है और एनीकट की बात करें तो 292 है।
अब एक नजर समस्त सिंचाई साधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र पर डालें 30 जून 2024 की स्थिति में। तो ज्ञात होता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र 14.86 लाख हेक्टेयर है, वही कुल सिंचित क्षेत्र 18.92 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से सर्वाधिक उपयुक्त सिंचित संसाधन की बात करें तो नहरें और जलाशय है। यदि जिलेवार कुल सिंचित क्षेत्र प्रतिशत या क्षेत्रफल में देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बेमेतरा है और न्यूनतम में दंतेवाड़ा है। वही प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जांजगीर चांपा में है और न्यूनतम में दंतेवाड़ा व सुकमा है। वहीं हम प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध क्षेत्र की बात करें तो लगभग 35% है। इसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय या नहरों के माध्यम से है जैसे मैंने बताया, और 29% क्षेत्र नलकूपों से सिंचित है। यदि सिंचाई के स्रोतों का छत्तीसगढ़ में क्रम की बात करें तो सर्वाधिक नहर से प्राप्त होता है और उसके बाद में नलकूप, फिर तालाब और कुआं। ये क्रम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रदेश की लगभग या अधिकांश कहे कृषि के लिए जल का स्रोत वर्षा है, अर्थात छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वर्षा पर निर्भर है कृषि के लिए। अब एक नजर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे डालें। इसके अंतर्गत प्रदेश की 3 परियोजनाएं शामिल है। पहला केलो वृहत सिंचाई परियोजना, इसके तहत 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, और खारंग सिंचाई परियोजना 8,300 हेक्टेयर, मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। ये तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित है। वहीं अगर हम वृहद जल परियोजना की बात करें तो इसकी संख्या 8 है, जिसमें महानदीय परियोजना समूह है, बालोद तांदुला जलाशय है। यदि हम इनके अंदर लाभान्वित जिलों को भी देखते चले तो महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत रायपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, बालोद है। वहीं बालोद तांदुला जलाशय के तहत बालोद, दुर्ग, बेमेतरा है। वहीं सिकासार या पैरी जलाशय के अंतर्गत गरियाबंद और धमतरी है। कोडार जलाशय के अंतर्गत महासमुंद है। मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ है। जोग परियोजना के अंतर्गत बलौदा बाजार, भाटापारा, सारंगढ़, भिलाईगढ़ है। खारंग जलाशय के अंतर्गत बिलासपुर है और मनियारी जलाशय के अंतर्गत मुंगेली है। याद रखें लाभान्वित जिले महत्वपूर्ण हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो 8 परियोजनाएं हैं उन पर तो ध्यान देंगे, लेकिन लाभान्वित जिलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे पशुधन और मत्स्य विकास पर एक नजर डालें तो जीएसडीपी में भागीदारी यदि देखें 2024-25 में स्थिर भाव पर, तो पशुधन की बात करें तो यह 5,42,332 लाख की भागीदारी के साथ है। वहीं अगर इसका हिस्सा बात करें प्रतिशत में तो 1.77% है। यदि वृद्धि अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 10.02% है। एक नजर अगर मत्स्य उद्योग में डाले तो इसकी भागीदारी 7,41,565 लाख है। वहीं अगर हिस्सा प्रतिशत में बात करें तो 2.41% है। यदि वृद्धि की बात करें अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखें तो 8.42% है। ये आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक नजर मछली पालन पर और भी डालें। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल स्रोत की कुल संख्या की बात करें तो 1,29,039 है और छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल क्षेत्र की बात करें तो 2.032 लाख हेक्टेयर है। याद रखें ये संख्या में दी गई है और ये हेक्टेयर में दी गई है, और इनमें से 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत है, जो कुल क्षेत्रफल का 97.04% है। ये आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक नजर 20वीं पशु संगणना 2019 की स्थिति पर नजर डालें तो हमें ज्ञात होता है कि गौवंशी में पशुओं की संख्या अगर बात करें तो 99.84 लाख है। वहीं भैंसवंशी 11.75 लाख है। वहीं बकरे और बकरियों की संख्या बात करें तो 40.05 लाख है। यदि सूकर की बात करें तो 5.27 लाख है। यदि कुक्कुट या बतख की बात करें तो 187.12 लाख है। यदि कुल पशुधन की बात करें तो 1.59 करोड़ है। याद रखें
यह आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भैंस वंशीय बताइए पशुओं की संख्या कितनी है, या फिर सूकर की संख्या कितनी है 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार। यह इनके क्रम अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार किस पशु की संख्या सर्वाधिक है। अब एक नजर कुछ योजनाओं पर डालें जो कृषि से संबंधित है। याद रखें, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आए हुए योजनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस और सीजी व्यापम सभी में ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भूलकर भी इसे स्किप ना करें। अब एक नजर डालते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के ऊपर। यह कृषि संबंधित योजना है। यह किससे संबंधित है? तो स्प्रिंकल सिंचाई से। स्प्रिंकल सिंचाई होता क्या है? यह एक ड्रिप सिंचाई है, अर्थात बूंद बूंद करके फसलों पर पानी छोड़ा जाता है, जैसे फुहारे आपने देखा होगा। इसका उद्देश्य कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र सिंचित करना। वर्तमान में न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि भारत सरकार, अर्थात भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर स्प्रिंकल सिंचाई पर जोर दे रही है। यह कम पानी के साथ अधिक फसल की ओर एक बढ़ावा है या प्रगति है। आगे देखें, यदि इस क्षेत्र में अनुदान की बात करें तो लघु सीमांत को 70% अनुदान दी जाती है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 33% है और राज्य का 37% है। वहीं अन्य किसान की बात करें तो उन्हें 50% अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र 27% और राज्य 23% हिस्सा देती है। अब एक नजर किसान समृद्धि योजना की बात करें। याद रखें, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसका संबंध नलकूप, वह भी वृष्टि छाया प्रदेश के लिए है। अब यह वृष्टि छाया प्रदेश होती क्या है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही अपने छत्तीसगढ़ की क्लास में दे चुकी है, फिर भी एक नजर डालते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र अर्थात ऐसे पौने जो आर्द्रता लेकर के आती है, लेकिन ऊंचे ऊंचे पर्वत उन पवनों को वह दूसरी ओर जाने नहीं देती है, अर्थात पवन विमुख क्षेत्र पर जाने नहीं देती है। आपको मैं बता दूं, जिस दिशा से पवन आती है इसे पवनाभिमुख कहते हैं, और इसका जो पीछे वाला क्षेत्र होता है इसको कहते हैं पवनाभिमुख, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं पर्वत इसको पर्वत से कहे तो पर्वत विमुख, इसको पर्वत विभूमुख और इसको पर्वत विमुख कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो जल आ रही है वो होता क्या है, ये आर्द्रता लिए जो पवने आ रही है वह इस पर्वत से टकरा करके ऊपर जाती है, टकरा करके ऊपर जाती है, और ये एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाती है जहां अब इसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं हो पाती है और यह सारा जल उसी क्षेत्र पर ही गिरा देती है। तो इस कारण से जो इसका पवना विमुख या पर्वत विमुख जो क्षेत्र होता है वहां पे बारिश नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे बारिश नहीं हो पाती है वह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम अर्थात कवर्धा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके उद्देश्य पर अगर नजर डालें तो भूजल का नलकूप द्वारा समुचित उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि करना है। यदि हम इसके अनुदान की बात करें तो नलकूप और पंप प्रतिस्थापित के लिए राज्य द्वारा अनुदान सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और ST/SC को दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग को 25,000 रुपए, वहीं OBC को 35,000 और ST/SC को 43,000 दी जा रही है। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। यह केंद्र संचालित योजना है जिसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया है, अर्थात वर्ष 2005-6 से। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल है। वहीं अब बात करें लघु सिंचाई योजना की तो यह राज्य द्वारा पोषित योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत तालाबों का निर्माण क्षेत्र शामिल किया गया है। इसमें प्रावधान अगर देखें तो 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित करना इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। यदि अनुदान की बात करें तो शासकीय भूमि पर 100% अर्थात 100% शासकीय व्यय है। एक अन्य योजना की बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसे खरीफ वर्ष 2016 में लाया गया है। अब एक नजर डालते हैं अक्ति बीज संवर्धन योजना। यह राज्य पोषित योजना है। कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत यह योजना आता है।
यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यदि अनुदान पर नजर डालें तो यहाँ पे अनाज फसल बीज अर्थात धान, गेहूं, कोदो, कुटकी और रागी के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। वहीं तिलहन बीज के लिए 1000 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। अब एक नजर सूरज धारा योजना पर डालें तो यहाँ पे बीजों की अदला बदली से ये संबंधित योजना है। कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यदि अनुदान पर नजर डालें तो 6000 रुपए प्रति वर्ष है, जिसमें से 2000 रुपए प्रत्येक 4 माह में प्रदान किए जाएंगे और इसमें किसान परिवार लाभार्थी होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसका नाम भू अभिलेख में दर्ज है, वही किसान परिवार इसका लाभ ले सकते हैं, अपवर्जन की श्रेणी में जो नहीं आते हैं। अब एक नजर डालते हैं कृषि अधोसंरचना विकास पर। यदि एग्रो मार्केट या सी मार्ट की बात करें तो वह धमतरी में है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की बात करें तो यह राजनांदगांव और रायगढ़ में है। वहीं कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो रायपुर में है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की बात करें तो रायपुर में है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में है। वहीं सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र की बात करें तो बाना, रायपुर और राजपुर दुर्ग में स्थित है। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव और रायपुर में है। इसके अतिरिक्त कृषि सिंचाई योजना से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो किसान समृद्धि योजना, शाकंभरी योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास।